अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट यूनिट। लास्ट लेक्चर में हमने इसका हाफ चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया था, टाइप्स ऑफ रिसर्च। आज हम देखते हैं पर्पसेस ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मार्क कर लेना है। ये अभी रिसेंट ही पेपर में यूएचएस के एग्जाम में आया हुआ था, एनुअल पेपर में। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ रिसर्च। तो इसके बेसिक जो हैं वो फोर पर्पसेस हैं: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। इनको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी फिनोमेना को जस्ट आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करके उसको डिस्क्राइब करना, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है कि इसमें जस्ट हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं फिनोमेना को। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम रिलेशनशिप्स को भी देख रहे होते हैं। किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में या किसी फिनोमेना के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में देख रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम्स। लेकिन मोस्टली जो है इसमें जस्ट हम डिस्क्राइब करते हैं फिनोमेना को और आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो इसका पर्पस लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो हम क्यों यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस एंड क्लासिफाई इंफॉर्मेशन। मतलब कि हमने किसी भी टॉपिक पे रिसर्च किया, जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम कर रहे हैं तो इसका मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को या किसी भी फिनोमेना को जस्ट अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो ये हम सब करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ये आगे हम पढ़ेंगे, इसके डिज़ाइन होते हैं रिसर्च के, और इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो इसका बेसिक डिज़ाइन है। तो आगे जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं तीन चार, यहाँ से आपने एक कर लेनी है। जैसे कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होप फिनोमिना एंड इट्स डायमेंशंस और करेक्टरिस्टिक। अब इसमें क्या हुआ है कि हमने जस्ट किसी भी फिनोमिना को लिया है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, होप फिनोमिना है, उसको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, उसकी क्या डायमेंशंस हैं, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, कि हमने जस्ट एक सिचुएशन को या एक पर्टिकुलर टॉपिक को आइडेंटिफाई किया है कि उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, उसकी क्या आगे डायमेंशंस हैं। तो इसमें जस्ट हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में किसी भी सिचुएशन को, फिनोमेना को अंडरस्टैंड करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये आपने नाम से याद रखना है, डिस्क्रिप्शन मीन डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करके उसको डिस्क्राइब करना। तो आपने इसमें से क्या करना है, जस्ट सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद पर्पस, और दो या तीन एग्जाम्पल आपने कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपने ये दो एग्जाम्पल कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्पस है रिसर्च का वो क्या है, एक्सप्लेनेशन। मतलब कि जैसे हमने प्रीवियस टाइप में पढ़ा, प्रीवियस इस टॉपिक में पढ़ा कि हम जस्ट फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन में, कि फिनोमेना के दरमियान में या किसी वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें आपने वर्ड याद रखना है, रिलेशनशिप्स। क्या इसमें को रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है फिनोमेना में, वो हम स्टडी करते हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, इसमें हम देखते हैं फर्दर पॉसिबल रीजंस कौन कौन सी हैं, क्यों इवेंट अगर हो रहे हैं, क्या सिचुएशन के फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं, ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ एग्जाम्पल कर लेनी है, जैसे कि अब यहाँ पे दी हुई है, एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप अमंग द असेसमेंट डाटा एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक असेसमेंट है और एक क्या है, डायग्नोसिस है। अब इन दोनों के दरमियान में हमने देखना हो रिलेशनशिप, तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, डिटर्मिनिंग द रिलेशनशिप्स अमंग हेल्थ रिस्क, हेल्थ बिहेवियर्स एंड हेल्थ स्टेटस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, रिस्क, बिहेवियर्स एंड स्टेटस, इन तीनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम डिटर्मिन करते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड पर्पज है रिसर्च का, वो है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है कि हम जब किसी एक सिचुएशन की बेस पे या एक वेरिएबल की बेस पे दूसरी सिचुएशन के आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्रू प्रिडिक्शन वन कैन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक आउटकम इन अ गिवन सिचुएशन। मतलब कि किसी एक वेरिएबल की बेस पे हम दूसरे वेरिएबल की आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देखें तो आपको समझ आ जाएगी।
क्या लिखा हुआ है, प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर्स दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। ठीक है, मतलब कि हम बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो ऐसे बिहेवियर्स जो कि हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है नीचे वाली, प्रिडिक्शन ऑफ नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन अ पेशेंट सर्कमस्टांसिस एंड वेरिएबल्स। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, एक सिचुएशन है पेशेंट की, पेशेंट सर्कमस्टांसिस एंड वैल्यूज, इसकी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, नर्सिंग केयर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये आता है प्रिडिक्शन के अंदर। ठीक है, जस्ट हम इसमें प्रोबेबिलिटी देखते हैं, इसमें प्रिडिक्शन करते हैं। और जो हमारे पास फोर्थ पर्पज है इसका रिसर्च का, वो है कंट्रोल। अब कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि जो हमने आउटकम प्रिडिक्ट किया होता है ना, मतलब कि किसी एक वेरिएबल की बेस पे, एक सिचुएशन की बेस पे हम चाहते हैं कि हमें ये आउटकम मिले, तो उस आउटकम को हमने जब इम्प्लीमेंट करना हो ना, तो हम उसको कंट्रोल में करते हैं। हम चाहते हैं कि जो आउटकम हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये आउटकम आना चाहिए, तो उस आउटकम को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ें तो क्या है, इफ वन कैन प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, मतलब हमने प्रिडिक्ट कर लिया, थर्ड स्टेप में प्रोडिक्शन हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट क्या चाहते हैं कि हमने जो प्रिडिक्ट किया है वो इम्प्लीमेंट हमने करना है। ठीक है, वो हमें आउटकम चाहिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल का फिनोमेना यूज करेंगे। कंट्रोल या मैनिपुलेट के एक ही वर्ड है। ठीक है, तो हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर कंट्रोल क्या होता है, अबिलिटी टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, मतलब हमने डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड आउटकम को प्रोड्यूस करने के लिए हम कंट्रोल का फिनोमिना यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी हम देखें एग्जाम्पल तो क्या है यहाँ पे, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। मतलब अब जैसे हमने प्रिडिक्ट किया कि कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की या फैमिली की हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव कर सकती हैं। ठीक है, हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया पहले। अब हम चाहते हैं कि ये इंटरवेंशंस को हमने टेस्ट करना है, हम देखें कि वो डिजायर्ड आउटकम हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इफेक्टिवनेस आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, जो हमने इंटरवेंशंस को प्रिडिक्ट किया हुआ है, वो इंटरवेंशंस असल में भी या रियल लाइफ में भी वो इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस कर रही हैं कि नहीं कर रही, तो हम उसको टेस्ट करने के लिए कंट्रोल का फिनोमेना यूज करते हैं। ठीक है, डिजायर्ड आउटकम्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम कंट्रोल यूज करते हैं। तो ये हमारे पास चार बेसिक पर्पसेस थे रिसर्च के। ये आगे लिखा हुआ है कि आपने पूरी हेडिंग याद करनी है, पर्पसेस ऑफ रिसर्च फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन एविडेंस बेस्ड नर्स प्रैक्टिस। ये ऐसे पूरी स्टेटमेंट आती है पेपर में। ठीक है, तो आपने ये चार पर्पस लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल। अब आपने क्या करना है कि आप इनको मिक्स नहीं करना, मैं आपको इनका की वर्ड बताती हूँ जो आपने याद रखने हैं। जैसे अब डिस्क्रिप्शन है तो इसमें जस्ट आपने वर्ड याद रखना है कि हमने जस्ट फिनोमेना को आइडेंटिफाई करना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और जहाँ पे बात आती है रिलेशनशिप की, तो हमने उसमें वो किस में करते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर करते हैं फाइंड कि क्या रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स में, दो फिनोमेना में। ठीक है, और जब हमने प्रोडिक्शन करनी होती है तो हम इसमें एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक आउटकम की एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। और जो फोर्थ है हमारे पास कंट्रोल, इसमें हमने डिजायर्ड आउटकम को प्रोड्यूस करना होता है, तो हम इसमें सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे चार पर्पजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ नर्सिस इन नर्सिंग रिसर्च। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंट पेपर में आया हुआ था, यूएचएस के एनुअल पेपर में, व्हाट आर द रोल्स ऑफ स्टूडेंट नर्सिस। ठीक है, तो अब इसके डिफरेंट जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट बेसिस पे। अब यहाँ पे जो है इसको किया हुआ है एजुकेशन की बेस पे, एक्सपर्टीज की बेस पे और करियर पाथ की बेस पे। ठीक है, इनको क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे हमारे पास अब ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स की बेस पे सबका डिफरेंट रोल होता है नर्सिंग रिसर्च के अंदर। सबसे पहला लेवल हमारे पास क्या है, बीएसएन लेवल है। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अब इसमें नर्सिस का क्या रोल होता है, क्या उनकी कॉम्पिटेंसीज होती हैं, क्या रिसर्च एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ये हम देखते हैं। तो बीएसएन लेवल जो है बेसिक लेवल है, एंट्री लेवल है। ठीक है, तो इसमें जो नर्सिस हैं वो क्या करती हैं, मोस्टली जो है वो स्टूडेंट नर्सिस होती हैं, तो वो प्रीवियस स्टडीज को रिव्यू करती हैं। ठीक है, उनको रीड करती हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके रिसर्च टॉपिक को, रिसर्च प्रोसेस को। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक लेवल होता है तो वो जस्ट इसमें स्टडी कर रही होती हैं, स्टडीज जो भी रिसीव प्रीवियस रिसर्च स्टडीज होती हैं ना, उनको वो रीड करती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या करती हैं कि वहाँ से गाइडेंस लेती हैं, जो कि प्रीवियस प्रीवियस रिसर्च एविडेंसेस होते हैं उनको यूज़ करके वहाँ से गाइडेंस लेती हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू में क्या गैप्स आ रहे हैं, और डाटा कलेक्शन में भी वो उसमें जो है वो इनका रोल होता है। ठीक है, डाटा कलेक्ट करती हैं।
अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास होता है बीएसएन लेवल पे। उसके बाद आ जाए तो सेकंड लेवल हमारे पास क्या है, एमएसएन लेवल है, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो लेवल है वो इन्हांस हो जाता है। तो इसमें जो नर्सिस हैं वो क्या करती हैं, क्रिटिकली अप्रेस करती हैं। क्रिटिकली अप्रेस क्या होता है कि वो उसको इवेलुएट करती हैं, स्टडीज को इवेलुएट करती हैं, क्योंकि क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या गैप हैं, ठीक है। उन स्टडीज की बेस पे फिर आगे वो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डेवलप करती हैं, आगे अपनी रिसर्च करती हैं, ठीक है। और पॉलिसीज डेवलप करती हैं नहीं, ठीक है, अपनी रिसर्च करके। उसके अलावा जो वो रिसर्च करती हैं उसको फिर वो इम्प्लीमेंट भी करती हैं। इस लेवल पे आके वो इम्प्लीमेंट करती हैं बेस्ट रिसर्च एविडेंस को, ठीक है, जो उन्होंने रिसर्च की होती है। उसके बाद थर्ड वो जो है वो कोलैबोरेट करती हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ, दूसरी टीम्स के साथ, दूसरी एक्सपर्ट जो रिसर्चर्स होते हैं उनके साथ वो कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है, ताकि अपने नॉलेज को, अपने रिसर्च जो जो भी इनका लेवल होता है उसको इंक्रीज कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लेवल है इसका, वो है डीएनपी, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। इसमें इनका लेवल जो है थोड़ा सा और इनहांस हो जाता है। तो इसमें वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब कि वो रिसर्च जो वो कर रही होती हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करने में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने में, उनको इवेलुएट करने में। उसके बाद आगे वो पॉलिसीज बनाती हैं जो कि उन्होंने बाद में प्रैक्टिस में लानी होती हैं। इसमें पॉलिसीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं और गाइडलाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि वो कंडक्ट करती हैं क्लिनिकल स्टडीज, ठीक है। इनका मेजर रोल होता है क्लिनिकल साइड पे, कि वो जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है क्लिनिकल साइड पे उसके ऊपर रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करवाती हैं। इसके बाद इनका भी कोलैबोरेशन होता है दूसरी रिसर्चर्स के साथ, दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ। नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन नर्सिंग, पीएचडी। अब पीएचडी में जो मेजर रोल होता है नर्सिस का, वो क्या करती हैं, वो रिसर्च को कंडक्ट करके उसको इंपेरिकल नॉलेज में कन्वर्ट करती हैं। इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, एप्लीकेट, उसको मतलब कि इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। जो भी उन्होंने नॉलेज गेन किया होता है अपने रिसर्च के थ्रू, उसको वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जिसमें उन्होंने रिसर्च की होती है उस पर वो इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। उसके बाद फंडिंग वगैरह करती हैं ताकि आगे फर्दर रिसर्च कर सकें। और दूसरे जो हमारे पास बेसिक लेवल के होते हैं रिसर्चर्स, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करती हैं, उनको हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पोस्ट डॉक्टरेट, जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास। इसमें क्या है कि वो जो हमारे पास मल्टीपल टीम्स होती है ना, रिसर्च की टीम्स, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च टीम्स, उनके साथ ये कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है, ताकि आगे फर्दर जो है वो रिसर्चेस करवा सकें और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नर्सिंग या क्लिनिकल एरिया में उनको एड्रेस किया जा सके रिसर्च के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये मेंटोरशिप प्रोवाइड करती हैं जो भी हमारे पास इनसे बेसिक लेवल के होते हैं, पीएचडी नर्सिस वगैरह हैं या डीएनपी है, एमएसएन नर्सिस हैं, उनको ये मेंटोरशिप प्रोवाइड करती हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रोल्स थे इनकी बेसिस पे, इसकी एजुकेशन की बेस पे और इनकी एक्सपर्टीज की बेस पे। रिसर्चर्स के अलग अलग रोल होते हैं, तो ये आपने ऐसे याद कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारा कुछ वैसे ही लिखा हुआ है पैराग्राफ में जो हमने टेबल में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि स्ट्रेटजीज हम कौन कौन सी यूज करते हैं रिसर्च एविडेंस को सिंथेसाइज करने में, ठीक है। रिसर्च एविडेंस को सिंथेसाइज करने में जो स्ट्रेटजीज यूज होती है हमारे पास वो बेसिकली फोर है। सबसे पहले क्या है, सिस्टमेटिक रिव्यू है। उसके बाद है मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस और मिक्स्ड मेथड सिस्टमेटिक रिव्यू, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो ये हमारे पास चार बेसिक प्रोसेसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी एमसीक्यू भी आ जाते हैं कि मेटा एनालिसिस क्या होता है, मेटासिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है। तो ये हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक रिव्यू। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्टडीज होती है ना, प्रीवियस रिसर्च एविडेंस होते हैं, उनको हम अ, उनकी स्टडी करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उनको क्रिटिकली अप्रेस करते हैं, ठीक है, मतलब कि इवेलुएट करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर सके, उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये आपने याद करना है, सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक का मतलब अच्छा, इसको मैं आगे आपको यहाँ से दिखाऊं, डेफिनेशन लिखी होगी। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव सिंथेसिस ऑफ रिसर्च लिटरेचर। जो भी प्रीवियस रिसर्च हुई हुई है, जो भी लिटरेचर हमारे पास है, उसका हम रिव्यू करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम जो भी हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन है या जो भी हेल्थ हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चन है या प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस कर सकें, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यू। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं रिव्यूज को, ठीक है, प्रीवियस स्टडी को आइडेंटिफाई करते हैं, एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, अप्रेस करते हैं क्रिटिकली और सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने जो भी क्वेश्चन है या रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकें। उसके बाद आगे हम देखें तो इसमें हम कौन सी टाइप यूज करते हैं रिसर्च की,
क्वांटिटेटिव स्टडी यूज करते हैं। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, टाइप्स होती हैं चार, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड और आउटकम। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से क्या करना है, इसका एमसीक्यू आता है कि सिस्टमैटिक रिव्यू में हम कौन सी रिसर्च की टाइप यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस किस टाइप का करते हैं। अब एनालिसिस जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है नैरेटिव एनालिसिस और एक होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्या डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आपने जस्ट ये याद करना है कि इस टाइप में सिस्टमैटिक रिव्यू में हम दोनों टाइप का एनालिसिस करते हैं, नैरेटिव भी और स्टैटिस्टिकल भी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है इसका सिंथेसाइज करने का एविडेंस बेस्ड रिसर्च को, वो है मेटा एनालिसिस। ठीक है, मेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस स्टडीज होती है ना, प्रीवियस सेवरल स्टडीज, उनके रिजल्ट्स को हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, उनके रिजल्ट्स को कंपाइल करके, मतलब हम इसमें डिफरेंट जो है वो टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करके रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम इंटरवेंशन का इफेक्ट देख सकें। ठीक है, इंटरवेंशन का इफेक्ट दे सकें या फिर कोई भी वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है उसको फाइंड कर सकें। इसके दो पर्पस होते हैं। उसके बाद इसमें जो रिसर्च की टाइप हम यूज करते हैं वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव स्टडीज। ठीक है, और इसमें जो एनालिसिस होता है वो होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है कि हम क्यों क्यों इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी प्रीवियस स्टडीज होती हैं उनके ऊपर हम डिफरेंट एनालिसिस को अप्लाई करके, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अप्लाई करके रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं। ठीक है, उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करके ये स्टडी करते हैं। उसके बाद इसका पर्पस, सॉरी, इसमें जो रिसर्च की टाइप है वो वही मैंने आपको बता दी, क्वांटिटेटिव स्टडी यूज होती है, और जो एनालिसिस है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास प्रोसेस है वो है मेटा सिंथेसिस। अब इसमें जो क्या डिफरेंस है, इसमें जो हमारे पास है क्वालिटेटिव स्टडीज का यूज करते हैं हम। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रीवियस स्टडीज होती हैं क्वालिटेटिव स्टडीज, उनको हम कंपाइल करते हैं। ठीक है, उनको कंपाइल करके उनको इंटीग्रेट करके उसके बाद हम जो है आगे प्रोसीड करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि हम किसी भी फिनोमेना को या किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में नॉलेज जो है वो एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, ये इसका पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग है। अब इसमें हम कौन से टाइप यूज करते हैं रिसर्च की, दोनों टाइप्स यूज करते हैं, क्वालिटेटिव भी और सॉरी, इसमें हम एक ही यूज करते हैं, ओरिजिनल क्वालिटेटिव स्टडीज। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद करना है कि इसमें मोस्टली जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडीज को कंपाइल करते हैं, उनके रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं, और जो मेटा सिंथेसिस है ना उसमें हम क्वालिटेटिव स्टडीज के रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास एनालिसिस होता है वो होता है नैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास है ना इसका मेथड या प्रोसेस, वो है मिक्स्ड मेथड सिस्टमैटिक रिव्यू। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मेथड्स है ना, तीनों मेथड्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड, इन सब को हम यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इन सब को यूज करके हम प्रीवियस स्टडीज के जो फाइंडिंग्स हैं उनको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो हमारे पास रिसर्च के मेथड्स हैं वही इसमें लिखे हुए हैं जो हम यूज करते हैं, मिक्स्ड मेथड भी है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। और जो एनालिसिस हम इसमें यूज करते हैं दोनों टाइप्स का होता है, नैरेटिव भी और स्टैटिस्टिकल भी। ठीक है, तो ये टेबल आपने अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये सारा इसमें लिखा हुआ डिस्क्राइब किया हुआ जो भी हमने पढ़ा टेबल के अंदर। आगे हमारे पास क्या है, लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ रिसर्च एविडेंस कौन कौन से हैं। अब इसमें हमारे पास जो रिसर्च एविडेंस के बेसिक लेवल्स है ना उसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है टेबल की फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास 8 लेवल्स होते हैं, और हर लेवल पे जो रिसर्च एविडेंस की क्वालिटी है ना वो वेरी करती है। ठीक है, जैसे हमारे पास अब ये टॉप लेवल है और ये लोअर लेवल है। ठीक है, टॉप लेवल पे हमारे पास लेवल 1 पे क्या है, सिस्टमैटिक रिव्यूज, जो कि अभी हमने पढ़े। इसको रिसर्च एविडेंस को सिंथेसाइज करने का पहला प्रोसेस था सिस्टमैटिक रिव्यू। जो सिस्टमैटिक रिव्यू हम करते हैं ना वो जो है ना हमें बेस्ट रिसर्च एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेस्ट रिसर्च या फिर हमें हाईएस्ट क्वालिटी का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये लेवल 1 में आता है। ठीक है, सिस्टमैटिक रिव्यू भी और मेटा एनालिसिस भी। ठीक है, ये आपने जब आपको ये पता होगा, यहाँ से आपने पढ़ा होगा, तब आपको यहाँ से इसका आइडिया हो जाएगा कि सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है और मेटा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमें बेस्ट रिसर्च एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। उसके बाद जो लेवल 2 है वो इससे लो रिसर्च, जो भी एविडेंस देते हैं वो इससे लो क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसमें क्या है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आते हैं, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आती हैं। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिजाइन होते हैं रिसर्च के, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, कोरिलेशनल है, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पे नाम याद रखनी है कि जो लेवल 2 है उसमें कौन सी स्टडी आती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी आती है। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो हमें लेवल 1 से कम जो है वो क्वालिटी का रिसर्च एविडेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो लेवल 3 है उसमें क्या है, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी।
ये उससे कम हमें रिसर्च एविडेंस लो क्वालिटी का प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये वीक वीक जो है वो प्रोवाइड करेगी रिसर्च एविडेंस। उसके बाद लेवल 4 पे कौन सी स्टडी है हमारे पास, मिक्स्ड मेथड सिस्टमैटिक रिव्यू है, ठीक है। मिक्स्ड मेथड है या फिर मेटा सिंथेसिस है, ये हमें उससे लो लेवल का रिसर्च एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद लेवल 5 जो है उसमें स्टडीज कौन सी हैं, डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है। आगे कोरिलेशनल की दो टाइप्स होती हैं, प्रिडिक्टिव कोरिलेशनल और डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कोहोर्ट स्टडीज जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं, तो ये भी हमें लो क्वालिटी का रिसर्च पर एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद लेवल 6 पे क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, सिंपल जो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं फिनोमेना को आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये भी हमें वीक लेवल का जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट लेवल है वो कमेटीज के ओपिनियंस होते हैं, उनके रिव्यूज होते हैं, तो ये हमें वीकेस्ट लेवल पे जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसे एज इट इज याद करना है इसका बॉक्स ये वाला, कि हमारे पास जो इसमें एमसीक्यू क्या आ जाता है कि हाईएस्ट लेवल का जो एविडेंस है वो कौन सी स्टडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसमें सिस्टमैटिक रिव्यू है और मेटा एनालिसिस है, और जो लोएस्ट लेवल का एविडेंस प्रोवाइड करती हैं वो कौन सा लेवल है, और कौन प्रोवाइड करता है हमें, वो जो एक्सपर्ट कमेटीज होती हैं या अथॉरिटीज होती हैं, उनके जो भी ओपिनियंस होते हैं, जो भी रिव्यूज होते हैं, वो हमें वीकेस्ट लेवल का रिसर्च एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम इसको समराइज करें पूरे चैप्टर को, तो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा रिसर्च को डिफाइन किया, ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद नर्सिंग रिसर्च को डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। फिर हमने देखा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है, इसके तीन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक टेबल देखा था पूरा, इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी रिसर्च के बारे में, ठीक है। ये आपने सारे एमसीक्यूज के लिए याद करना है टेबल पूरा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ नॉलेज को एक्वायर करने के सोर्सेज होते हैं, कुछ वेज होते हैं, इसको हमने वन बाय वन सबको जो है वो डिफाइन किया था और डिस्क्राइब भी किया था, ठीक है। आगे हमने ये टॉपिक जो है वो स्किप कर दिया था, इसमें तीन मेथड्स हैं, सॉरी चार मेथड्स हैं रिसर्च के, ये आगे हम पढ़ेंगे। हर चैप्टर जो है वो अलग अलग है हर मेथड पे, ठीक है, हर टाइप पे। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड और आउटकम, ठीक है, ये आपने वहां से कर लेना है। उसके बाद हमने देखा जो है इसके पर्पजेज जो कि हमने आज स्टार्ट किया, फोर पर्पज होते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रोडिक्शन और कंट्रोल। उसके बाद हमने देखा जो रोल्स होते हैं नर्सिस के रिसर्च में, क्या क्या रोल्स हैं, वो टेबल हमने कर लेना है, ठीक है, उनकी एजुकेशन की बेस पे, उनकी एक्सपर्टीज की बेस पे। उसके बाद हमने देखा कि जो रिसर्च एविडेंस को हम सिंथेसाइज करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो उसके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ये भी हमने टेबल पढ़ा। चार मेथड्स होते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक रिव्यू है, मेटा एनालिसिस है, मेटा सिंथेसिस है, ठीक है, और मिक्स्ड मेथड रिव्यू है, ठीक है। उसके बाद आगे हमने देखा कि जो हमारे पास लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ रिसर्च एविडेंस, उसमें हाई क्वालिटी कौन देता है और लो क्वालिटी का रिसर्च एविडेंस कौन सा देता है। तो जो टॉप पे है ना, टॉप पे वो है हाईएस्ट क्वालिटी का, और जो बेस पे है वो लोएस्ट या वीकेस्ट रिसर्च एविडेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपने अच्छे से रीडिंग करनी है इनकी, और जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है। इसके बाद हम जो है वो इसका टेस्ट लेंगी लूंगी मैं आपसे, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूड होंगे और एससीक्यूज भी होंगे। तो इसका जो है वो टेस्ट का स्केड्यूल मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स आपके जो कंटेंट में है ना, वो बुक पे नहीं दिए हुए फर्स्ट यूनिट में, जिसमें साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, वो मैं आपको ना ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आपने वो रीड करने हैं, या फिर मैं आपको उसकी जो है वो पूरे टॉपिक की वॉइस नोट शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आपने वो सुन लेनी है, ठीक है। वो इतना डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक। बेसिक जो हमारा था वो इसमें सारा कवर हो गया फर्स्ट चैप्टर में, जो हमने बुक से कवर किया है, ठीक है। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।